इस वक्त मैं जामिया नगर के बिज़नेस फॉस्टर सेंटर में इस वक्त मौजूद हूँ। ये एक इंक्यूबेशन सेंटर है। ये अभी हाल फिलहाल ही में 2-3 दिन पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और ये जानने के लिए कि यहाँ से होता क्या है। मेरी मुलाकात यहाँ पर शाहिद दूधवाला से हुई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनसे मुलाकात की है। अक्टूबर 2020 में मैं मिली मॉडल स्कूल जामिया नगर में एक प्रोग्राम हुआ। वो प्रोग्राम बड़ा अहम नौइयत का था, नया नौइयत का था। तो मैं वहाँ पहुँचा उस प्रोग्राम को देखने के लिए कि वहाँ पर ये बताया गया था कि यहाँ स्टार्टअप्स के हवाले से बात की जाएगी। जो लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग आएंगे, वहाँ पर शेयरिंग करेंगे, इस तरह की बातें वहाँ पर थीं। तो ये जो प्रोग्राम था, जो साथी परिवार एक NGO है, शाहिद दूधवाला जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शाहिद भाई, ये उसको इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो वो उस दिन एक बात हुई थी वहाँ पर, वो ये हुई थी कि जामिया नगर में एक तरह का केंद्र बनाया जाएगा, एक सेंटर खोला जाएगा, इंक्यूबेशन सेंटर, जिसे बताया गया कि यहाँ के जो नौजवान हैं यहाँ पर तजारती सरगर्मियों में हिस्सा लें और ख़ास तौर से उनके पास तजारत के जो आइडियाज़ हैं वो आकर के वहाँ बैठें, शेयर करें। जिस तरह से हम कॉफ़ी हाउस में बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, वहाँ भी इस तरह के आइडियाज़ शेयर होते हैं। लेकिन वहाँ पर बाकायदा स्पेशली ऐसा एम्बियंस तैयार किया जाए कि जहाँ लोग अपने आइडियाज़ को लेकर आएँ, बैठें, वहाँ पर शेयर करें, एक दूसरे से इस्तेफ़ादा करें और एक मुआशरे के अंदर मुआशी सरगर्मियाँ उरूज पाएँ। इन तमाम बातों की वहाँ चर्चा हुई। मैंने उसे कवर भी किया था एशिया टाइम्स के लिए। शाहिद साहब के सपनों का ये इंक्यूबेशन सेंटर मैं कह सकता हूँ। तो मैं आज उनसे जानना चाहूँगा कि 2 साल पहले जो इन्होंने सपना वहाँ देखा था या लोगों को दिखाया था, आज वो ताबीर में बदला है। तो क्या था वो जो प्रोग्राम था, पहले तो उसके बारे में बताएँ। जो वहाँ किन लोगों को उन्होंने बुलाया था, क्या बातें हुई थी? शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो सपना था आपका साथी परिवार का और उस दिन के जो प्रोग्राम का, कि आप लोगों ने एक बात की थी इंक्यूबेशन सेंटर की, उसके बाद से मैं लगातार आपका पीछा करता रहा। कई बार मैंने आपसे रब्ता किया, पूछा कि भाई क्या हुआ। आप उसके अपडेट्स बताते थे। इस दरमियान कोरोना भी आ गया, जिसकी वजह से चीज़ें मध्यम पड़ गई थी। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि उस तरह का एक सेंटर यहाँ पर कायम हो चुका है। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात यह है कि अशरफ भाई, आपका शुक्रिया, एशिया टाइम्स का शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे इश्यूज़ को ज़रूरी समझा दिखाना। और इन सब के पीछे जो इस बिजनेस फोस्टर को इस्टेब्लिश किया और जो इसके फाउंडर हैं रूह ज़फ़र साहब और माजिद साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत सीरियस लेके, और उनको भी लगा कि ये सब्जेक्ट जो है बहुत इश्यूज़ जो है, अगर ऐसा बिजनेस फोस्टर जैसा भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया, इंक्यूबेशन से इस्टेब्लिश हो सकता है ओखला के अंदर में, और वो वहाँ पे उन्होंने बज़ाब्ते पूरा डिटेल बताया था। माजिद भाई ने सारी चीज़ें बताई थी कि हाँ इंक्यूबेशन से क्या क्या होता है। और उसके अंदर जो हमने प्रोग्राम कराया था, हमने पूछा, जैसा आपका पहले सवाल है कि हम वो प्रोग्राम कराए क्यों था। हाँ, वो प्रोग्राम के बारे में जो डिटेल बताइए। 2 साल पहले हुआ क्या? स्टार्टअप समिट था वो प्रोग्राम, और वो मिली मॉडल के अंदर हुआ था प्रोग्राम। तो वो उस प्रोग्राम के अंदर में हुआ ये था कि हम चाह रहे थे कि जो बिजनेसमैन छोटे यहाँ पे जो छोटे बिजनेसमैन थे, आज उन्होंने बड़ा ब्रांड क्रिएट किया। अब जैसे 2-4 बिजनेस का नाम ले लूँ तो जैसे अलनवाज़ बहुत छोटा बिजनेस था उनका, बहुत छोटा। हमने उनके 30 रुपये की बिरयानी खिलाई, 600 रुपये केजी बिरयानी बिक्री उनकी। और लोग वहाँ जाते हैं, मतलब ब्रांड के तौर से देख लें। ओखला का मतलब दिल्ली में उसको ब्रांड के तौर से दिखाया था। अब जैसे हिंद गुरु जैसे है, आपको नौनवाज साहब भी आए थे, नौनवाज साहब, तो वो स्टडी पॉइंट से उठ के हिंद गुरु एक समझिए कि उन्होंने, हम उनको जो है सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि समाज का उन्होंने बहुत बड़ा एक एजुकेशन के, तो एजुकेशन हम उनको एज ए एंटरप्रेन्योर भी देखते हैं। मतलब मैं जो देखता हूँ नौनवाज साहब की जो कामयाबी है, एक लोगों को उनके पीछे उनको देखना चाहिए कि उनकी हिस्ट्री जो 20 साल 22 साल की जर्नी है वो। तो मेरा ये जो वो स्टोरी सिर्फ इसीलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि वो सिर्फ मतलब एग्जाम्पल सेट हो सके कि हम जो है छोटे से बड़ा बन सकते हैं, हमें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। और कई तरह के अप्स एंड डाउन्स हैं, जैसे लॉकडाउन है 2-3, बहुत सारे कोचिंग सेंटर यहाँ पे मतलब डैमेज हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश रखा। ये बड़ी बात है। तो उसके अंदर में अप्रिशिएट था कि भाई आप आएँ और आपको हम जो है अप्रिशिएट करें, आपको कि आपके काम को और अवार्ड दें, तो उस तरह से ताकि हौसला मिले। और जो उस यूथ को बुलाया था वहाँ पे, जो लड़का ग्रेजुएशन में है, जो लड़का ये है कि वो आए और देखे कि बिजनेस में भी स्पेस है। देखिए, मैं एक मानता हूँ कि एक समाज जो है जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं, तब तक वो समाज मतलब है ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकता है, जब तक उसका कैपिटलिस्ट समाज ना हो। उसका कैपिटल जनरेट कहाँ से होगा? कैपिटल जनरेट जब तक हम एंटरप्रेन्योर्स नहीं डेवलप करेंगे और जॉब क्रिएटर नहीं बनेंगे, तब तक समाज डेवलप अच्छे से नहीं हो पाएगा। मुझे एक चीज़ बताइए कि शाहिद रज़ा आपका नाम है, जी जी, उसके साथ आपने दूधवाला जोड़ लिया। जी। और अब मैं जब मिलता हूँ आपसे, अगर शाहिद दूधवाला कहूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है।
वजह क्या रही और ये क्या है दूध वाला जो आपने जोड़ा और इसको एक बिजनेस के तौर पर अपने उस बिज़नेस को अपने नाम के साथ जोड़ दिया? ये जो आपकी जो फ़िक्र थी, जो आपका पैशन था, क्या था? मैं कभी भी नाम को फ़ोकियत नहीं दिया अपने, कहीं पे भी बैनर को फ़ोकस दिया है। मैं अपने चेहरे को, आपने कहीं भी देखिए, आप मेरे को उठा लीजिए, आप कहीं भी मेरे एक ऐड को देखिए जिसमें मेरा तस्वीर नहीं हो सकता है। मैंने अपने फेस को कभी वैल्यू नहीं बनाया। जो मेरा नाम है दिल्ली फ्रेश या शाहिद दूध वाला, दूध वाला एक कंसर्न ये है कि अगर दूध वाले से मुझे लगता है कि मेरी ब्रांडिंग वो हो रही है जो मैं पेशा कर रहा हूँ, और मुझे इसी पेशे से लोग को जानना चाहिए, ये मेरा अपना, और उस पेशा से मोहब्बत की बात है। मेरा एक लगाव, देखिए कि नाम सरनेम दिया मैंने उसको दूध वाले को, ये बड़ी बात है मेरे लिए। सिर्फ इसलिए कि मैं उस पेशे को अब मेरे अंदर समा रखा है और उसकी ब्रांडिंग हो सके। दूसरी बात यह है कि अब मुझे वाकई, अब मैं शाहिद साहब बोलता हूँ, कोई नहीं जान पाता है, लेकिन आप अशरफ साहब को बोलेंगे कि मैं शाहिद साहब से मुलाकात करने आया हूँ, कोई आदमी आपको बोले आज की डेट में आप ही को, तो आप कंफ्यूज करेंगे कौन सा है। लेकिन जैसे आपको बोलते हैं शाहिद दूध वाले से मुलाकात हुई, आपको समझ आता है कि शाहिद भाई से मुलाकात करके आ रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है ना? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो ये एक थाउट ही है कि लोग जो है। दूसरी बात है साथी परिवार का भी, मैं आप देखा होगा, पूरे जर्नी को देखिए, पूरे फेसबुक पे जाइए, 7 साल का साथी परिवार है। पूरे पोस्ट के अंदर आप जब जाएंगे आप, तो कितनी बार साथी परिवार फेसबुक पे जाके अपनी चीज़ को, हम एक प्रोग्राम करते हैं, एक आध दिन सब्जेक्ट रहा, उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाए 2-3 दिन और उसकी हाइप हो, उसके अलावा हम उस नाम का यूज़ कहीं पे भी नहीं करते हैं। इवन आपने अभी नाम ले लिया, पूरे बिजनेस पोस्टर में मैं साथी परिवार का, आप मीटिंग देखें, कहीं भी देखें, मैं मतलब वो मार्केटिंग के लिए है, वो बिल्कुल खिदमत के लिए। उद्यमी बहुत हैं, अपने आसपास वो कितने लोगों को बता पाते हैं, कितने लोगों से जुड़ पाते हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन आपके साथ जो प्लस पॉइंट ये है कि आप उद्यमी हैं और भी ज़्यादा उद्यमी पैदा हों, नए एंटरप्रेन्योर पैदा हों, उसके लिए आप फिक्रमंद भी रहते हैं, लिखते पढ़ते भी रहते हैं। तो जामिया नगर में आपको कितना वो आपको लगा कि यहाँ पर है, क्या चांस है कि यहाँ के नौजवानों को, क्योंकि जो नौकरी, IAS, IPS, ये तमाम चीज़ें हैं, उसके अलावा जो बच जाते हैं उनके अंदर ये पैदा करना कि तुम उसके अलावा भी बहुत कुछ है और सोसाइटी के अंदर आकर के एक बड़ा बिजनेस खड़ा करके, अच्छे अंदाज में खड़ा करके, अपने रिवायती बिजनेस को नए मॉडल में ला करके आप कमा सकते हो। बहुत सारे रिवायती बिजनेस आपको मिलेंगे, मिठाई कोई बना रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, उसको कैसे बड़े बिजनेस में तब्दील करे। ओखला में 15-16 लाख की आबादी है, यहाँ पे ओखला में 10 लाख भी मान लीजिए, तो ओखला में वो पोटेंशियल, लेकिन लोकल बिजनेस करते करते एक आदमी ब्रांड क्रिएट कर सकता। पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक छोटे से, वो आप जो लोकल बिजनेस, वो लोकल कारोबारी भी अगर वो चाहे, इतना पोटेंशियल है यहाँ पे। आप सोचिए ना कि इतना बड़े पोटेंशियल के साथ यहाँ ओखला 10 साल, ये छोटे से रेडियस में इतना बड़ा है, तो यहाँ पे तो एक कम रिस्क के साथ आप काम कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं मिनिमम रिस्क पे। लेकिन ये है कि आपके पास अगर कैपिटल है आपके पास है, तो आप बहुत जल्दी बहुत कुछ कर सकते हो ओखला के अंदर में। और उसी की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बिजनेस फोस्टर है जी, जो आपने बोला कि 6 महीने में चला, तो उनको बूस्टअप कर सके, उनको आपको कैरेज कर सके, आदमी उसको आगे कर सके। अगर मेरे सेंटर पे कोई आदमी नहीं भी आया, यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ ऐसी बात है, तब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि भाई यहाँ कौन लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं। हम अभी तो एक इंशाल्लाह में पूरा डेटा तैयार करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह में कि ओखला में कितने बिजनेसमैन छोटे बड़े हैं, उसके बाद से कौन लोग हैं जो तुरंत बिजनेस को बंद कर देते हैं। वो देखिए, वो अगर जब मालूम हो जाएगा कि बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसा हो कि 6 महीने के बाद उनके पास पूंजी ना हो, बेचारे बंद करके चले जाते हूँ, तो यहाँ पे इन्वेस्टर भी मिलेंगे आपको इंशाल्लाह, यहाँ पे आइडियाज़ भी मिलेंगे आपको यहाँ पे इस जगह पे। दो चीज़ें इसमें मुझे समझ आती हैं कि जो लोग बंद करके चले जाते हैं, पहली बार पूंजी लगाते हैं, आइडिया लेकर आते हैं, और उसके बाद में उनके कहीं ना कहीं काउंसलिंग की कोई कमी है और उनकी ख़ास तौर से उनकी ट्रेनिंग की कोई कमी पाई जाती है, और जो मेन मार्केट है, कच्चा माल लाना और पक्का माल तैयार करके वहाँ तक पहुँचाना, इस पूरे जो प्रोसेस में जो कहीं ना कहीं गैप होता है, जिसकी वजह से हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम है बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत बुनियादी प्रॉब्लम है ये। जितने भी हम लोग बिजनेसमैन हैं, बहुत रेयर ऐसे हैं जो बनियात हैं, वो बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग के बाप जो थे, फादर जो थे, वो जो हम लोग का जो जनरेशन, जो गुजरा जनरेशन है, वो सारे के सारे लोग नौकरी पेशा लोग थे, और हमें भी ऐसे ही पढ़ा है कि मैं नौकरी हासिल करूं। हमें कभी बिजनेस के बारे में बताया नहीं। जब मैं 15 साल नौकरी कर लिया तो मुझे हम तमीज़ आई कि मुझे एक बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहिए। अब 15 साल पहले जो चीज़ मुझे 20 साल पहले तमीज़ सीख लेनी चाहिए थी कि मुझे बिजनेस में जाना, या मेरे पास ऑप्शन होता, मैं एक टारगेट लेके चलता। आज लड़का जो एक MBA करने भी जाता है तो वो थोड़ी ना बिजनेस करने के लिए सोचता है, वो तो सोचता कि यहाँ से UK जाके कमाऊँगा, US जाके कमाऊँगा, क्योंकि हमारे पूरे मुआशरे के अंदर में एक कल्चर ही नहीं है। हम इसको रिस्क मानते हैं कि भैया इसके अंदर नहीं जाना, बताते ही नहीं है इसको। दूसरी बात, हमारे यहाँ स्ट्रगलर की इज्जत नहीं है के लिए। D2S मेरे पास है, डीड्स, डेडिकेशन
और आपको ऑनेस्टी प्लस स्पेस ऑफ टाइम। हम 3 चीज़ रखते हैं, स्पेस ऑफ टाइम रखते हैं नहीं, हम सब्र जो है ना, सब्र वो नहीं है। हमें टाइम देना पड़ेगा बिजनेस को, इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा टाइम, लंबा टाइम है। हम दिल्ली फ्रेश को 6 साल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कर लिया हमने। तो ये एक सब्र है, मुझे मालूम है कि हमको एक लेवल तक जाना है इंशाल्लाह में, उस लेवल तक पहुँचे, धीरे-धीरे वर्ड है। जामिया नगर के नौजवानों से अगर मैं कहूँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एज ए एंटरप्रेन्योर क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूँगा कि हमें अपने आप को और अपने समाज को, ज़हन को इस्टेब्लिश करना, माइंड सेट डेवलप करना। बिजनेस डायरेक्ट करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम पहले ज़हन साजी करें, हम माइंड सेट डेवलप करें, लोगों से बात करें कि भाई बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स में और हमें आज के ये बिजनेस फॉस्टर्स भी आज के लिए नहीं है इंशाल्लाह में। हम 20 साल बाद की कहानी लिखने आए हैं इंशाल्लाह में, कि जब हम 20 साल के बाद के अपने यूथ्स को देखें तो सब कॉरपोरेटर्स हैं, सब बिजनेसमैन हैं, और आप एक से कहानी ओखला से निकल के आएगी इंशाल्लाह इसी बिजनेस फॉस्टर्स के अंदर से इंशाल्लाह में। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। मुझे शाहिद भाई बता रहे थे कि हम 20 साल का एक विज़न लेकर के चल रहे हैं कि जामिया नगर और दिल्ली के नौजवानों को 20 साल के बाद ख़ास तौर से उद्यमी बनने के जो मैदान है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो मैदान है, हम वहाँ नौजवानों को देखना चाहते हैं। यहाँ पर आइए, बैठिए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और जो भी आपकी बिज़नेस की जो मसाइल हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और अगर नया बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप आकर के समझिए। आप जामिया नगर में रहते हैं, आपके लिए बहुत कीमती जगह, एक अच्छा सेंटर है। आप चाय खानों पर बैठ करके घंटों गप करते हैं, घंटों चाय पीते हैं, घंटों दोस्तों के साथ बैठते हैं, वहाँ भी कुछ बातें अच्छी करते हैं आप, लेकिन माहौल नहीं होता, इसलिए वो बातें वजूद में नहीं आती। अगर आप यहाँ आएंगे, बैठेंगे, तो यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड भी करेंगे, आपको बताएंगे कि नया बिज़नेस आप कैसे शुरू करें।